हाँ बच्चों देखो, रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कंप्लीट कर लिया। प्रोजेक्टाइल के जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना। मैं डायरेक्ट अगले चैप्टर पे आ रहा हूँ। तो रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अगला चैप्टर है रिलेटिव मोशन, इसको पढ़ते हैं। ये तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं वो देखना। ये तो देखो, किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम से ही क्लियर है कि रिलेटिव मोशन, मतलब इसमें हम दो के मोशन को कंपेयर करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि इस रिलेटिव मोशन में हम कुछ भी नया काम करने वाले नहीं है, जस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। ये तो देखो, कंपैरिजन करना इंसान की बहुत पुरानी आदत है। तो इस कंपैरिजन को समझने के लिए कुछ बिल्कुल कॉमन टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। बिल्कुल अपनी फीलिंग से करना, कोई मैथमेटिक्स के गुलाम मत बनना, बिल्कुल फीलिंग से अपना आंसर देना, ठीक है? जैसे बहुत सिंपल से केस दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं 2 बच्चे ए और बी, ए बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं और बी बच्चे के मार्क्स 15 आए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमको देखना है कि ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स कितने होंगे वो देखना है। ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है। ए के मार्क्स 10, बी के मार्क्स 15, तो ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स कितने होंगे? 5 इतने होंगे, ठीक है। तो ये मतलब कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। ए के मार्क्स 10, बी के मार्क्स 15, तो ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। या टेक्निकल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि ए के रिलेटिव में बी के मार्क्स कितने होंगे? 5। अब कई बार ये घुमाने के लिए उल्टा पूछते हैं, मतलब पूछते हैं कि बी के कंपैरिजन में ए के मार्क्स कितने होंगे? ये भी तुम कर सकते हो कि बताओ बी के मार्क्स 15 और ए के मार्क्स 10, तो बी के कंपैरिजन में ए के मार्क्स कितने होंगे? 10 माइनस 15 मतलब -5, या ऐसा बोल सकते हैं कि बी के कंपैरिजन में ए के मार्क्स 5 कम होंगे, इसलिए इसको -5 बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, तुम बिल्कुल कॉमन सेंस से कर सकते हो, ठीक है। मतलब कन्फर्म बोल सकते हैं कि ए के मार्क्स 10, बी के मार्क्स 15, तो ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स तो कितने होंगे? 5, या कोई डराने के लिए बी के कंपैरिजन में ए के मार्क्स पूछे तो कितने होंगे? -5। ये तुम मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो तुमको पहले से आती होगी, ठीक है। चलो, एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे अभी तो रिलेटिव मार्क्स देखे, वैसे ही रिलेटिव हाइट देख लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि ए और बी 2 बच्चे हैं। ये ए बच्चा 10 मीटर ऊँची बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है और जो बी बच्चा है वो 30 मीटर हाइट की किसी बिल्डिंग पर बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, ए बच्चे की हाइट 10 मीटर और बी बच्चे की हाइट 30 मीटर है। तो चलो, सबसे पहले हमको पूछा है कि ए के कंपैरिजन में बी की हाइट कितनी होगी वो देखना है। देखते ही बताओ कितनी होगी? 20। हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि बताओ, ए की हाइट 10, बी की हाइट 30, तो ए के कंपैरिजन में बी की हाइट कितनी होगी? 20 इतनी होगी, ठीक है। ये कह सकते हैं। या चलो कोई डराने के लिए पूछे कि बी के कंपैरिजन में ए की हाइट कितनी होगी? तो बी की हाइट 30, ए की हाइट 10, तो बी के कंपैरिजन में ए की हाइट 20 कम होगी, इसलिए -20। फिर बस इस टाइप से, जैसे मार्क्स को कंपेयर किया, हाइट को कंपेयर किया, वैसे हम वेलोसिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। है ना? ये जो कंपैरिजन किया, उसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ये जो कंपैरिजन तुमको आता है, और ध्यान रखना, ये कंपैरिजन वाली चीज़ तुमने बता दी, मतलब ढंग से देखा तो अब रिलेटिव मोशन चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सही शब्दों में बोले तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है? तो तुम मान के चलना कि कंपैरिजन तुमको आता है, तो रिलेटिव मोशन का भी चैप्टर आता है ना? बस अब हम रिलेटिव मोशन बहुत ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। है ना? मतलब सारी चीज़ें तुमको पहले से आती थी, आगे तो मैं केवल टाइम पास ही करूँगा, बाकी सारी चीज़ें अब तुम ईज़िली कर सकते हो, ठीक है ना? बस अब अपने रिलेटिव मोशन के मेन चैप्टर पे आते हैं। ठीक है? तो देखो, जैसे हमने रिलेटिव मार्क्स देखे, रिलेटिव पोज़ीशन या रिलेटिव हाइट देखी, वैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी भी देख सकते हैं ना बस। अब इस रिलेटिव मोशन के मेन चैप्टर पे आते हैं। तो जैसे रिलेटिव हाइट देखी, रिलेटिव मास देखे, वैसे इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। वो भी तुम बहुत आराम से कर सकते हो। तो चलो, है ना, इस चैप्टर में सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना देखते हैं।
ये तो इसको भी समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी सा केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी गाड़ियाँ हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ए गाड़ी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, बी गाड़ी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो हमको पूछा है कि ए के कंपैरिजन में बी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है। ये तो इसी के जैसा क्वेश्चन हो गया ना, है ना? तो ये तो कोई तीसरी चौथी का छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि ए की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी 15, तो ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी कितनी होगी? 5, है ना? देखते ही कर सकते हैं। ए की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी 15, तो ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी कितनी होगी? 5। या इसको इंग्लिश में लिखते हैं, है ना? इसको इंग्लिश में लिखते हैं, तो बताओ, तो ये बताओ, ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी एज़ कंपेयर टू ए, है ना? इतनी इंग्लिश तुमको आती होगी, ये तो ध्यान रखना। ये ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी एज़ कंपेयर टू ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 5। अब ध्यान रखना, ये जो एज़ कंपेयर टू होता है उसी को रिलेटिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो एज़ कंपेयर टू जो होता है ना, उसी को टेक्निकल शब्दों में रिलेटिव बोलते हैं, या कई बार विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे बोलते हैं। तो बस इसी चीज़ को टेक्निकल शब्दों में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी एज़ कंपेयर टू को रिलेटिव टू ए इक्वल टू 5, है ना? तो टेक्निकल शब्दों में ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी एज़ कंपेयर टू की जगह रिलेटिव टू ए इक्वल टू 5 लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है? अब देखो, अब इसी चीज को हम बहुत शॉर्ट में कोड वर्ड में लिखते हैं ना, इसी स्टेटमेंट को हम कोड वर्ड में लिखते हैं। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव को स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव को स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 5। सर बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। ये तो हमने देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ बी एज कंपेयर टू को रिलेटिव लिख सकते हैं। तो इसको टेक्निकल शब्दों में क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 5। अब इसी चीज को हम कोड वर्ड में लिखते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नहीं तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए को ऐसे लिखते हैं हम, ये वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव को स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू 5 ये आ गया। अब तुम सोच के बताओ कि 5 तुम कहाँ से लाए हो? बताओ, 15 माइनस 10 करके लाए हो। दिमाग में यही किया होगा ना तुमने। तो ये 5 तुम कहाँ से लाए हो? 15 माइनस 10 करके लाए हो। तो तुम बताओ कि 15 तो क्या है? बी की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस 10 क्या है? ए की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए। बस इससे हमारे पास रिलेटिव मोशन, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू 5। 5 तुम कैसे लाए हो? 15 माइनस 10 करके। तो 15 को वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 10 को वेलोसिटी ऑफ ए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और यही रिलेटिव मोशन का पहला और आखिरी फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना, ये रिलेटिव मोशन का पहला और आखिरी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, है ना? तो बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोशन का पहला और आखिरी फॉर्मूला यही होता है कि ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये बोल सकते हैं। अब देखो, अभी तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन कई बार दोनों की वेलोसिटी अलग-अलग डायरेक्शन में होती है। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग-अलग डायरेक्शन में हो, तो फिर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो तब क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। सही है ना? बस ये रिलेटिव मोशन का पहला और आखिरी फॉर्मूला हमने देख लिया। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बस आराम से बताओ कि जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, वैसे ही हम रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और रिलेटिव पोजीशन का ही बना सकते हैं, या तुम चाहो तो बच्चों के रिलेटिव मार्क्स का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है? बस
जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो चलो इस बार हमको ए के कंपैरिजन में बी का एक्सेलरेशन देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी का एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए ऐसा बोलेंगे। और इसका भी फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर। बस जैसा रिलेटिव वेलोसिटी का था वैसा ही रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। वैसे ही रिलेटिव हाइट या रिलेटिव पोजीशन का भी फॉर्मूला वही होगा। तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए देखनी है, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है? और ऐसे ही तुम चाहो तो दो बच्चों के रिलेटिव मार्क्स का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मार्क्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू मार्क्स ऑफ बी माइनस मार्क्स ऑफ ए। तो बस ध्यान रखना कि जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, और रिलेटिव पोजीशन का भी देख सकते हैं, या दो बच्चों के रिलेटिव मार्क्स का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, है ना? कोई वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ई। ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ई। और ऐसे पोजीशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ई। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के सिमिलर रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन, इन सब के फॉर्मूले हमने लिख दिए। ठीक है? अब मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ कि आगे जब क्वेश्चन है ना, इतनी सारी जो लैंग्वेज लिख दी है और फॉर्मूले लिखे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं। तुम समझ जाना कि ये जो फॉर्मूले और है ना, जो रिलेटिव एक्शन के फॉर्मूले लैंग्वेज लिखी है सब तो शो पीस की है ना? ध्यान रखना कि जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है, फॉर्मूले लिखे हैं, वो नॉनसेंस है, उसका कोई यूज नहीं है। ये हम तो चीजों को डायरेक्ट ही करेंगे। ये तो बुक में लिखा होता है, इससे शुरुआत में मुझे मूर्खों से फॉर्मूला और ये सब लिखना पड़ा। बाकी इनका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम तो जहां तक हो सके चीजों को डायरेक्ट ही करेंगे। ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि ए की वेलोसिटी 10, बी की 15, तो ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी 5। उसके लिए मूर्खों से लैंग्वेज और फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं थी। बुक में लिखा होता है इसे बता दिया, लेकिन डरना मत। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड में हम डायरेक्ट ही करेंगे। सही है ना? तो आगे अगर ये आ गया तो फॉर्मूले और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही करेंगे। ए की वेलोसिटी 10, बी की 15, तो ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी 5। ये सब देख लिया। अब मेन पार्ट पे आ रहा हूँ। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो निकाली, लेकिन अब मेन चीज देखते हैं। देखते हैं कि रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब इसका चित्र कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हाँ, ठीक है? तो वही देखते हैं कि रिलेटिव मोशन को ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए वही केस दे रहा हूँ। हाँ, देखो उसके लिए वही केस दे रहा हूँ कि वही ए और बी दो गाड़ियां मूव कर रही हैं। ए गाड़ी की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी 15 है। तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 5 होगी, लेकिन इस रिलेटिव मोशन को ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखना। तो तुम बताओ इस बार ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी देख रहे हैं ना? ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी को रिलेटिवली रोक देते हैं, है तो ध्यान रखना कि जिसके कंपैरिजन में देखते हैं उसको रिलेटिवली रोक देते हैं। तो ध्यान रखना कि ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वही ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं मतलब ए गाड़ी को रिलेटिवली रोक देते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि ए गाड़ी को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी एम्पियर होगी? 5 एम्पियर होगी। ऐसे रिलेटिव मोशन को ड्रॉ इस टाइप से करते हैं यार, है तो ध्यान रखना तुम यार। ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी 5 आ गई ना, इसको ड्रॉ ऐसे करते हैं यार कि ए के कंपैरिजन में ना, ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं। बस हम बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी एम्पियर होगी? 5। तो ध्यान रखना तुम, ये जो गाड़ी ए है उसको
एक्चुअली नहीं रोक रहे हैं, रिलेटिवली रोक रहे हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि गाड़ी ए को पकड़ करके एक्चुअली रोक रहे हैं, तो ध्यान रखना कि गाड़ी ए को एक्चुअली नहीं रोक रहे हैं, रिलेटिवली रोक रहे हैं। बस ए गाड़ी को रिलेटिव रोक दें तो उसके रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 5 होगी, ठीक है। जैसे यहाँ भी वही कि जैसे ए के मार्क्स 10 बी के 15 है ना, तो ए बच्चे के मार्क्स रिलेटिवली 0 कर दें तो उसके कंपैरिजन में बी के मार्क्स कितने होंगे 5, तो ये वैसी चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यार। ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी 5 है ना, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं। बस ए को रिलेटिवली रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 5, मतलब ए के कंपैरिजन में बी जो है वो 5 की रिलेटिव वेलोसिटी से दूर भागता हुआ एपियर होगा। या तुम चाहो तो उसको थोड़ा दूसरे शब्दों में भी कर सकते हो। ये देखो ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी देखनी है ना, तो ध्यान रखना कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी से बैठ करके देखते हैं, है ना? दूसरे दृष्टिकोण से ये बोल सकते हैं यार। ये ए के कंपैरिजन में ना ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी से बैठ करके देखते हैं, तो तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ ए गाड़ी से बैठ कर देखें तो बी गाड़ी कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से दूर भागती एपियर होगी 5 की रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है? सही है ना? तो ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव मोशन को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी 5 होगी, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ए गाड़ी से बैठ करके देखें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 5 की रिलेटिव वेलोसिटी से दूर भागती एपियर होगी, ठीक है? बस अब हमको पूछ रहा है कि 100 सेकंड में दोनों गाड़ियों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो देखना है ना? तो ध्यान रखना कि इस रिलेटिव मोशन से हम बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना? बस हम हम क्लियरली बोल सकते हैं, सही है ना? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए गाड़ी को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से दूर भागती एपियर होगी। तो 100 सेकंड में इस बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 5 है इंटू टाइम 100, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 500 मीटर, मतलब 100 सेकेंड के बाद दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 500 मीटर, ठीक है? ये ध्यान रखना। ये तो समझ गया, तो ये ध्यान रखना ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके रिस्पेक्ट में बी गाड़ी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी दूर भागती एपियर होगी, तो 100 सेकंड में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी और रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब 500 मीटर। अब तुम सोच के बताओ कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर एक्चुअल मोशन से करना होता तो थोड़ा टफ हो जाता। ये तुम खुद बताओ कि एक्चुअल मोशन में तो है ना, तुम खुद बताओ कि एक्चुअल मोशन में तो ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है। ये तो दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ हो जाता, लेकिन रिलेटिव मोशन से बहुत इजी हो गया। बस ये रिलेटिव मोशन का यूज होता है ना? रिलेटिव मोशन का यही यूज होता है, तो बस अच्छे से ध्यान रखना। ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी दो पार्टिकल साथ में मूव कर रहे हो, ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी 2 पार्टिकल साथ में मूव कर रहे हो, तो दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। मतलब एक को रिलेटिव रोक देंगे और उसके कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो बताओ एक्चुअल मोशन में हमको 2-2 का मोशन देखना होता है, लेकिन रिलेटिव मोशन में केवल एक का ही मोशन देखना होता है। इससे चीज़ बहुत ईज़ी हो जाती है। तो बस अब तुम कसम खा लेना, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी 2 ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हो, तो शक्ल देखते आना चाहिए कि अब रिलेटिव मोशन का यूज़ करेंगे। तो बस क्या करेंगे? एक को रिलेटिवली रोक देंगे और उसके कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लड्डू टाइप से टॉपिक नेम नहीं दिया होता है, कि ये रिलेटिव मोशन का जो क्वेश्चन है, ऐसे पहचानते हैं। तो बस ध्यान रखना अब तुम यार। ये ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी 2 ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं,
बस तुरंत रिलेटिव मोशन का यूज़ करेंगे तो बस कभी भी 2 ऑब्जेक्ट साथ में मूव करें तो हम क्या करेंगे, एक को रिलेटिवली रोक देंगे और उसके कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। एक्चुअल मोशन में दो-दो का मोशन देखना होता है लेकिन रिलेटिव मोशन में केवल एक का ही मोशन देखना होता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ईज़ी हो जाता है ना? तो ये रिलेटिव मोशन का मैंने इम्पोर्टेंस भी बता दिया। ये सब देख लिया, ठीक है ना? अब चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी तो हमने मूर्खों टाइप से पूरी लैंग्वेज लिखी, ये फॉर्मूला लिखा, लेकिन आगे हम जहाँ तक हो सके ये इतना डिटेल कचरा करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें फालतू का कचरा नहीं करेंगे। आगे जहाँ तक हो सके चीज़ों को डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो वही A की वेलोसिटी 10, B की 15 तो A के कंपैरिजन में B की रिलेटिव वेलोसिटी 5 ऐसे डायरेक्ट करेंगे। फालतू ये फॉर्मूला लिखना और लैंग्वेज लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है। और देखो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बताओ A की वेलोसिटी 10, B की 15 तो A के कंपैरिजन में B की रिलेटिव वेलोसिटी 5 आ गई ना। बस इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना? मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 2 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए इनकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो ये बोल सकते हैं हम, कन्फर्म बोल सकते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट। If objects are moving in same direction, then to find the relative velocity, we will subtract their velocities. मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो इसी पे बेस्ड एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब हम कोई मूर्खता नहीं करेंगे, ये गधों टाइप से लैंग्वेज भी नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो कुछ फटाफट कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर देना। फिर जैसे हमको इस बार भी दे रखा कि ए और बी गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव करी है। ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो चलो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बस हमको डायरेक्ट पता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखते ही कर सकते हो। ए की वेलोसिटी 4, बी की वेलोसिटी 10 तो ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी है ना सॉरी ए की वेलोसिटी 10 क्या बोल रहा हूँ सॉरी यार। ए की वेलोसिटी 4, बी की वेलोसिटी 10 तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिवली रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी 6 की रिलेटिव वेलोसिटी से दूर भागता हुआ अपीयर होगा ऐसे बोल सकते हैं। ये तो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बस ए की वेलोसिटी 4 बी की वेलोसिटी 10 तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 6 होगी मतलब ए को रिलेटिव रोक दें ये ए गाड़ी से बैठ करके देखें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 6 की रिलेटिव वेलोसिटी से दूर भागती हुई अपीयर होगी ये कर लिया। अब चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ सेम वही क्वेश्चन है ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए की वेलोसिटी 10 बी सॉरी ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए की वेलोसिटी 4 बी की वेलोसिटी 10 है ना तो अभी तो हमने ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है लेकिन चलो इस बार हमको डराने के लिए पूछा है कि बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है और तुम खुद बताओ कि इस बार बी के कंपैरिजन में मतलब इस बार बी को रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। बस यहाँ भी वही चीज़ यार, ये बताओ इस बार भी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है ना वही? इस बार भी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और तुम आराम से बताओ कि बी की वेलोसिटी 10, ए की वेलोसिटी 4 तो बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 4 माइनस 10 मतलब -6 है ना? हम बोल सकते हैं कि बी को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? -6 ये तुम बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी -6 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 6 होगी और पीछे माइनस आ रहा मतलब डायरेक्शन इनके अपोजिट होगी। ये दोनों आगे की ओर हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की ओर होगी। है ना? तो ये इज़िली कर सकते हैं। ये तुम खुद बताओ।
ये जो शुरू में कंपैरिज़न किया था वही तो है यार, है ना? जैसे रिलेटिव मार्क्स देखे थे वैसे यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी देख ली तो कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट कंपैरिज़न ही है, ठीक? सही है ना? तो ये पक्का बोल सकते हैं कि A के कंपैरिज़न में B की वेलोसिटी 6 या कोई पूछे तो B के कंपैरिज़न में A की वेलोसिटी पूछे तो -6 मतलब वैल्यू तो 6 और डायरेक्शन इनके अपोज़िट मतलब पीछे की ओर होगी। तो ये सब हमने देख लिया। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अब गधों से फ़ॉर्मूला और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ों को डायरेक्ट ही करेंगे। हाँ, बच्चों देखो, अभी तो हमने डायरेक्ट कर लिया कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए सबट्रैक्ट करेंगे। यही बेस्ट मेथड है, हम तो इसी टाइप से ही करते हैं, ठीक है? लेकिन कई बुक में इसी चीज़ को थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से दिया होता है, उसको भी एक बार झेल लेना। जैसे सेम वही केस है कि A की वेलोसिटी 4, B की वेलोसिटी 10 है, तो हमको A की कंपैरिज़न में B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है? तो तुम बताओ कि A की कंपैरिज़न में B की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ B रिलेटेड टू A निकालना है। तो इसका फ़ॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ A वेक्टर। ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ A वेक्टर, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर और माइनस वेलोसिटी ऑफ A वेक्टर को ऐड करेंगे मतलब A की वेलोसिटी को माइनस करेंगे मतलब उल्टा करेंगे और फिर B में ऐड कर देंगे, है ना? तो ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ B रिलेटेड टू A इक्वल वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। इसको क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ A। बस हम क्या करेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ A मतलब इस A की वेलोसिटी को उल्टा करके B में ऐड कर देंगे, है ना? बस तुम बताओ। नहीं तो ये ध्यान रखना तुम कि A के कंपैरिजन में B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि उसके लिए A की वेलोसिटी को उल्टा करके B में ऐड कर दो। तो तुम बताओ कि A की वेलोसिटी 4 आगे की ओर है, तो बताओ उसको उल्टा करेंगे तो 4 पीछे की ओर आएगा और ये A की वेलोसिटी को उल्टा करके B में ऐड कर देना। तो बताओ अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 माइनस 4 मतलब 6। ये इससे भी उतनी आती थी और इससे भी उतनी आ रही है। ये तो कई लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है कि A के कंपैरिजन में B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, तो उसका एक तरीका ये होता है, तो उसके लिए क्या करो A की वेलोसिटी को उल्टा करके B में ऐड कर दो, तो बस A की वेलोसिटी 4 आगे की ओर, उसको उल्टा करेंगे तो 4 पीछे की ओर हो जाएगी और फिर इसको B में ऐड कर देंगे, तो बस A के कंपैरिजन में B की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 आगे की ओर और 4 पीछे की ओर। मतलब सॉल्व करेंगे तो 6 आगे की ओर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो बुक में ऐसा दिया होता है लेकिन मैं तो इतना फालतू का चिरकुट चीज़ में इतना सारा कचरा करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, हम तो बस डायरेक्ट करेंगे। हमको तो 100 बातें नहीं पता है, बस एक ही चीज़ पता है कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए घटा देंगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दैट्स ऑल। है ना? तो ये सब हमने देख लिया, ठीक है? इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो अभी जो केस लिया था, है ना? अभी तक तो जो भी केस लिए थे उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन अब कई बार ऐसे केस होते हैं जिसमें पार्टिकल अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो तब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालें वो देखना है। तो चलो इसको भी समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे A और B 2 गाड़ियाँ हैं, ये ए जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे की ओर और बी गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बार दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो बस हमको देखना है कि इस बार ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो देखो फॉर्मूले से और इनसे तो हम कर ही लेंगे, है ना? फॉर्मूले का यूज़ करके और ऐसे मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा-सा इंसानों के टाइप से फीलिंग से सोचते हैं कि ए के कंपैरिज़न में बी की वेलोसिटी कितनी होगी, इसको एक बार थोड़ा-सा फीलिंग से कर लेते हैं, है ना? बस हमको ए के कंपैरिज़न में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना? तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिज़न में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं, है ना वही? कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिव रोक देते हैं या दूसरे शब्दों में ए गाड़ी से बेट करके देखते हैं। तो तुम फीलिंग से बताओ, ये बताओ
ए गाड़ी से अगर बेट करके देखें, तो उसके कंपैरिज़न में बी गाड़ी क्या 15 की रेट से पास आती है अपीयर होगी या 25 की रेट से? ये तो हम फीलिंग से बोल सकते हैं। ये बता इस बार अगर ए गाड़ी के अंदर से देखें, ए गाड़ी से बैठ कर देखें, तो उसके कंपैरिज़न में बी गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से पास आती है अपीयर होगी मतलब कितनी? 25 की रिलेटिव वेलोसिटी पास आती अपीयर होगी। है ना? इसको थोड़ा-सा फीलिंग से बोल सकते हैं। बताओ ये दोनों ऐसे अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करें ना, तो बताओ 1 सेकंड में है ना? बताओ, 1 सेकंड में जो ए गाड़ी है वो 10 जितना मूव कर जाएगी, बी गाड़ी 15 जितना मूव कर जाएगी, तो 1 सेकंड में दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितनी घट जाएगी? 25 जितनी घट जाएगी। है ना? तो बिल्कुल अनपढ़ों के टाइप से ऐसे कर सकते हैं कि बताओ 1 सेकंड में ये जो गाड़ी ए है वो 10 मीटर मूव कर जाएगी, बी गाड़ी 15 मीटर मूव कर जाएगी। तो बताओ 1 सेकंड में इनके बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितनी घट जाएगी? 25 जितनी घट जाएगी। और बताओ 1 सेकंड में इनकी रिलेटिव डिस्टेंस 25 जितनी घट जाएगी मतलब ए के कंपैरिजन में बी गाड़ी है ना? तो ए गाड़ी से बैठ के देखें, तो उसके कंपैरिज़न में बी गाड़ी 25 की रिलेटिव वेलोसिटी से पास आती एम्पियर होगी। या तो हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिज़न में मतलब ए को रिलेटिव रोक दें कि ए गाड़ी से बैठ कर देखें, तो उसके कंपैरिज़न में बी गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से पास आती एम्पियर होगी मतलब 25 की रिलेटिव वेलोसिटी से पास आती एम्पियर होगी। ये फीलिंग से कर लिया, ठीक है? लेकिन चलो एक बार रोबोट के टाइप से मैथमेटिकली भी कर लेते हैं, ठीक है? वही हमको ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए या इसको कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। चलो वैल्यू रखते हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ बी तो ये 15 आगे की ओर है मतलब 15 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए तो ए की वेलोसिटी 10 पीछे की ओर है तो 10 पीछे की ओर है इसलिए माइनस 10 आई कैप तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए हमारे पास कितना आएगा ये माइनस माइनस का प्लस हो गया तो 15 प्लस 10 मतलब 25 आई कैप है ना मतलब बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए 25 आई कैप होगी है ना मतलब हम बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 25 आई कैप ये इसको फिगर में भी ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो बताओ ए के कंपैरिजन में है ना वही ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी को रिलेटिव रोक देते हैं या ए गाड़ी से बैठ कर देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी 25 आई कैप मतलब 25 और आई कैप मतलब आगे की ओर बस बताओ फीलिंग से किया था तब भी वही आ गया और मैथमेटिकली किया तब भी वही आ गया ठीक है सही है ना तो ध्यान रखना कि देखो ये जो किया उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं है ना वही ये जो किया उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो हम पक्का बोल सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे बताओ हम ऐड नहीं करेंगे तो मैथमेटिकली भी ऐड हो जाएगा बताओ जब मैथमेटिकली सॉल्व किया तो माइनस माइनस का प्लस ही हो गया ना तुम बताओ कि जब मैथमेटिकली सॉल्व किया तो माइनस माइनस का प्लस ही हो गया मतलब ये 25 आंसर आ गया बस अब इसको थोड़ा रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे तो अब हम डायरेक्ट बोलेंगे ए की वेलोसिटी 10 बी की वेलोसिटी 15 और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इनको ऐड करेंगे तो 25 और डायरेक्शन इधर की ओर होगी कर लोगे ना तो ये ध्यान रखना ठीक अब देखो बहुत ध्यान से देखना ये देखो अभी हमने ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी को पहले फीलिंग से निकाला था फिर फॉर्मूले से निकाला लेकिन ध्यान रखना तुम ये अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो न तो ज्यादा फीलिंग लगाने की जरूरत है और न फॉर्मूला लगाने की जरूरत है अब इन चीजों को करने का फास्ट तरीका देखते हैं ठीक है ना तो ध्यान रखना
कि ध्यान रखना कि सेम वही केस ले रहा हूँ मैं। सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, ध्यान रखना तुम। कि अब ना तो फीलिंग की ज़रूरत है, ना फॉर्मूले की, अब चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव के लिए इनकी वेलोसिटी को ऐड कर देंगे और डायरेक्शन लॉजिकली अलग से डिसाइड करेंगे। ये करने का सबसे फ़ास्ट तरीका होता है। ये तो देखो सेम केस ले रहा हूँ, लेकिन हम बिल्कुल फ़ास्ट तरीके से करेंगे कि वो ए और बी गाड़ियाँ हैं। ए गाड़ी की वेलोसिटी 10 पीछे की ओर, बी की वेलोसिटी 15 आगे की ओर। तो हमको पूछा है कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो बस बताओ ए के कंपेयर है ना, बताओ ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी को रिलेटिव रोक देते हैं, या दूसरे शब्दों में ए गाड़ी से बेट करके देखते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बस सबसे पहले हमको पता है कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो बताओ, ये बताओ ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 25। अब डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, डायरेक्शन पास बुलाने वाली भी हो सकती है या दूर भगाने वाली भी। तो बस तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ ए और बी गाड़ियां दोनों एक दूसरे के पास आ रही है ना। बस तुम देखते ही बताओ कि अगर ए गाड़ी से बैठ कर देखें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी से पास आती हुई अपीयर होगी या दूर भागती हुई। पास आती हुई अपीयर होगी ना, तो बस पक्का बोल सकते हैं ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 25 और डायरेक्शन ऐसी पास बुलाने वाली, इस टाइप से करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अब मतलब फीलिंग की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, अब इस टाइप से डायरेक्ट करेंगे कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे और डायरेक्शन को थोड़ा सा अलग से देखेंगे। डायरेक्शन या तो पास बुलाने वाली होगी या फिर दूर भगाने वाली, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ए के कंपैरिजन में तो ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 25 और डायरेक्शन पास बुलाने वाली ये होगी, ठीक। अब देखो, अब इसमें कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेना। ये जैसे सेम वही क्वेश्चन है कि ए और बी 10 और 15 की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और शुरू में इनके बीच डिस्टेंस जैसे 500 मीटर है ना? तो हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद दोनों गाड़ियाँ टकरा जाएँगी वो देखना है हमको, ठीक है? तो देखो, एक्चुअल मोशन से तो सोचना टफ है क्योंकि एक्चुअली तो ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है। तो एक्चुअल मोशन से तो देखना बहुत टफ है, लेकिन रिलेटिव मोशन से हम बहुत ईज़िली बोल सकते हैं, है ना? रिलेटिव मोशन से हम ईज़िली क्या कर सकते हैं? ये तो हम हाँ, ये हम क्लियरली बोल सकते हैं हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 25 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पास आती अपीयर होगी और फिर टकरा जाएगी, है। तो रिलेटिव मोशन से हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ए गाड़ी को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 25 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से इसके पास आती हुई अपीयर होगी और कुछ टाइम के बाद टकरा जाएगी। और बताओ टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना होगा, 500 मीटर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा क्योंकि बताओ एक्चुअली तो ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, तो टकराने में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, लेकिन टकराने में इस बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 500 मीटर। तो बस टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है ना? और हमको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इस बार रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टकराने में टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी। बस तुम बताओ कि टकराने में बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, 500 अपन ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 25। ये सॉल्व करेंगे तो 20 सेकंड ये आ गया। कैसे किया समझ गया ना? तो ये ध्यान रखना कि शुरू में दोनों की डिस्टेंस 500 मीटर है, कितने टाइम के बाद टकरा जाएँगे वो देखना है। तो एक्चुअल मोशन से तो बहुत टफ पड़ेगा क्योंकि ए भी मूव कर रहा है एज़ वेल एज़ बी भी मूव कर रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन से बहुत आसान हो जाएगा। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि अगर ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 25 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पास आती अपीयर होगी और कुछ टाइम के बाद टकरा जाएगी और टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, 500। तो टकराने में टाइम कितना लगेगा और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी, टकराने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 500
अपन रिलेटिव वेलोसिटी 25, तो सॉल्व करेंगे तो टकराने में टाइम 20 सेकंड ये हो गया। बस ये जो क्वेश्चन किया उससे भी हम पक्का बोल सकते हैं ना, ये जो क्वेश्चन किया उससे भी हम पक्का बोल सकते हैं कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी 2 पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हो, तो दोनों के मोशन को एक साथ देखना टफ है। तो ऐसे केस में रिलेटिव मोशन का यूज़ करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक को रिलेटिवली रोक देंगे और उसके कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे, ठीक? सही है ना? ये कर सकते हैं। अभी देखो, अभी हमने A के कंपैरिजन में B की रिलेटिव वेलोसिटी देखी। तुम चाहो तो B के कंपैरिजन में A की रिलेटिव वेलोसिटी भी देख सकते हो, ठीक है ना? तो चलो मैं पेज चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक? अब बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो हमको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे और डायरेक्शन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो मैंने लिख भी दिया है, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी वी विल ऐड देयर वेलोसिटीज। तो कंपैरेटिवली याद रखना कि अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव के लिए इनकी वेलोसिटी को ऐड करेंगे। है, तो ये इजीली तुम कर सकते हो। अब चलो ये वाला ही जो क्वेश्चन लिया था ना उसी को देखते हैं। अब फटाफट तरीके से हम करते हैं, है ना? फटाफट देख लेना इसको। तो सेम वही केस दे रहा हूँ कि ए और बी गाड़ियां हैं, इसकी वेलोसिटी 10 पीछे, इसकी 15 आगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो हम समझते हैं कि ए के हम समझते हैं कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी को रिलेटिवली रोक देते हैं, या दूसरे शब्दों में ए गाड़ी से बैठ करके देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो बस अब फास्ट तरीके से करेंगे। तो हमको पता है कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इससे रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे, है ना? तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी होगी? 25। डायरेक्शन देखनी है तो फीलिंग से देख सकते हैं। बताओ, दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास ही आ रही है, तो बताओ ए गाड़ी से बैठ कर देखें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी पास आती है अपीयर होगी, मतलब बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 25 और डायरेक्शन पास बुलाने वाली है ना? इस फास्ट मेथड से इजीली कर सकते हैं। चलो अब सेम वही केस दे रहा हूँ, है ना? इसको भी ध्यान से देखना। सेम वही केस है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अभी ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी देखी थी, इस बार चलो उल्टा करते हैं, बी के कंपैरिजन में ए की वेलोसिटी देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि अब बी के कंपैरिजन में मतलब बी को रिलेटिव रोक देते हैं, या दूसरे शब्दों में बी गाड़ी से बैठ करके देखते हैं, है ना? वही बी के कंपैरिजन मतलब बी को रिलेटिवली रोक देते हैं, या बी गाड़ी से बैठ कर देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बस वही तरीका, इस बार भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इससे रिलेटिव के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो बी के कंपैरिजन में ए के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 25 आएगी। अब डायरेक्शन कैसी होगी वो देखना है ना? डायरेक्शन कैसी होगी, पास बुलाने वाली या दूर भगाने वाली होगी वो देखना है। या तो साफ-साफ देख सकते हैं कि बताओ ए और बी गाड़ियाँ दोनों रिलेटिवली सॉरी साफ-साफ दिख रहा है कि ए और बी गाड़ियाँ दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। मतलब बी गाड़ी से बैठ कर देखें तो ए गाड़ी पास आती है अपीयर होगी, मतलब बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 25 और डायरेक्शन पास बुलाने वाली, इस टाइप से इजीली कर सकते हैं। अब देखो, अभी तो हमने इसको करने का सबसे स्मार्ट तरीका देख लिया, है ना? लेकिन एक बार ये बुक में जो तरीका लिखा होता है वो भी देख लेना, ठीक है? सेम सेम वही केस दे रहा हूँ। ए की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी 15, तो ए की कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना? है ना? ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो बस इस बार भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कई बुक में वही तरीका दिया होता है, ठीक है? कि बताओ ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में ऐड कर देंगे। तो बस तुम बताओ कि ए की वेलोसिटी 10 पीछे की ओर है ना? ए की वेलोसिटी 10 पीछे की ओर है, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करेंगे तो 10 आगे की ओर हो जाएगा, और उसको बी में ऐड कर देंगे तो 25 ऐसे भी आ जाता है, ठीक है? ये तो बुक में ऐसे भी कई बार किया होता है
ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में ऐड कर दो। ए की वेलोसिटी 10 पीछे की ओर, उल्टा करेंगे तो 10 आगे की ओर और उसको बी में ऐड कर देंगे तब भी ये 25 आगे की ओर आंसर आ जाता है। ठीक है, किसी को ये अच्छा लग रहा हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी मुझे तो बेस्ट तरीका है, लॉजिकल तरीका ही लगता है। ठीक है, सही है ना? मैं तो उस लॉजिकल तरीके से ही करता हूँ, वो ही सबसे फास्ट है ना? तो बस ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना और वो हमने कंप्लीटली देख लिया, तो बस अब 2 चीज़ें कंपैरेटिवली याद रखना, क्योंकि इसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन्स करेंगे, है ना? तो बस अब 2 चीज़ें कंपैरेटिवली याद रखना तुम, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए ऐड करेंगे, लेकिन डायरेक्शन को अलग से एडजस्ट करेंगे, दैट्स ऑल। तो ध्यान रखना कि अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, ध्यान रखना इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें गधों टाइप से ये पूरी लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। बस हमको 2 ही चीजें पता है कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए ऐड करेंगे। तुम ऐड नहीं करो तो मैथमेटिक्स ऐड कर लेगी, है ना? तो वो हम समझते हैं। चलो, अब इसके हम कुछ फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। रेडी? अब हम कुछ फटाफट क्वेश्चन करते हैं, और अब कोई बेवकूफ़ी नहीं, पक गए हैं। अब कोई बेवकूफ़ी नहीं, अब इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से ही करेंगे। तो चलो, इन सब के आंसर तुमको देने हैं, है ना? अब ये क्लासरूम तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसके आंसर खुद देने का ट्राई करना, ठीक? पहले एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें हमको दे रखा है कि ए और बी गाड़ियां हैं, शुरू में दोनों के बीच डिस्टेंस 100 मीटर है ना? सॉरी, ए और बी गाड़ियां हैं, शुरू में दोनों की डिस्टेंस 100 मीटर है। तो हमको दे रखा है कि जो ए गाड़ी है वो 10 की वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है, और जो बी गाड़ी है वो 14 की वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है। बस सबसे पहले हमको देखना है कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वो देखना है। चलो, तुमने बता दिया होगा ना, कर लिया? देख लेते हैं एक बार। तो ये कि ए और बी गाड़ियां दोनों ऐसे मूव कर रही हैं, हमको देखना है ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि ए के कंपैरिजन में, देखो ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी को रिलेटिवली रोक देते हैं, है ना? वही चीज, ए के कंपैरिजन में मतलब ए गाड़ी को रिलेटिव रोक देते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वो देखना है। बस तुम देखते बताओ कि बताओ इस बार दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉमन सेंस से बताओ कि ए की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी 14, तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 14 माइनस 10 मतलब 4, है ना? बस ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 4 हो गई, ठीक है? तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस ए की वेलोसिटी 10, बी की 14, तो बताओ ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 4, है ना? या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ए गाड़ी से बैठ कर देखें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 4 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से इसकी और आती एम्पियर होगी। तो बस अब अगला क्वेश्चन देखना। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों गाड़ियों के बीच स्टार्टिंग में डिस्टेंस 100 मीटर है, तो कितने टाइम के बाद दोनों गाड़ियां टकरा जाएंगी, वो देखना है ना? तो देखो, एक्चुअल मोशन से तो सोचना बहुत टफ हो जाएगा यार। बताओ, एक्चुअल में तो गाड़ी ए भी मूव कर रही है और बी भी मूव कर रही है, तो एक्चुअल मोशन से सोचना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन रिलेटिव मोशन से हम बहुत इजीली बोल सकते हैं, है ना? तो रिलेटिव, है ना, रिलेटिव मोशन से हम बहुत इजीली सोच सकते हैं, ठीक है? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ ए को रिलेटिवली रोक दें, है ना? बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में जो बी गाड़ी है वो 4 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पास आती एपियर होगी और कुछ टाइम के बाद टकरा जाएगी, और टकराने में इस बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 100 मीटर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा होगा। तुम बताओ कि एक्चुअली तो ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, तो एक्चुअली तो यहाँ कहीं जाकर टकराएंगे। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा होगा, लेकिन टकराने में ए की कंपैरिजन में बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा? 100 मीटर। बस
टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो डायरेक्ट बताओ कि टकराने में टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 अपन रिलेटिव वेलोसिटी 4, तो ये कितना हो गया 25 सेकंड। कैसे किया समझ गए ना? तो एक ए की वेलोसिटी 10, बी की 14, तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 4 हो गई। बस हम बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 4 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी पास आएगी और टकरा जाएगी, और टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है 100 मीटर। तो टकराने में टाइम देखना है, तो बस इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ टकराने में टाइम कितना लगेगा, सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी। तो टकराने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कितना ट्रैवल करना है 100 अपन रिलेटिव वेलोसिटी 4, तो 25 सेकेंड इजीली आ गया। कर सकते हैं ना? तो यहाँ से रिलेटिव मोशन का जादू वापस पता चल गया। तो वापस हम वही चीज बोल सकते हैं कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी दो चीजें कॉम्प्लिकेटेड मूव कर रही हैं तो बस अ, फोटो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे, तो बस एक को रिलेटिव रोक देंगे और उसके कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। एक्चुअल मोशन में हमको दो का मोशन देखना पड़ता था, लेकिन रिलेटिव में हम केवल एक का ही मोशन देखेंगे। फिर रिलेटिव में हमको केवल एक का ही मोशन देखना होता है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक, चलो अब सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सेम वही क्वेश्चन है कि ए और बी गाड़ियां हैं, इसकी वेलोसिटी 10 आगे, इसकी 14 आगे, और अभी तक तो हमने ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। लेकिन चलो अब हम ऐसा करते हैं कि बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। वैसे हम ये मूर्खता हम करेंगे नहीं। बताओ दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम तो हमेशा कम के कंपैरिजन में ज्यादा का ही मोशन देखेंगे, ताकि कोई चक्कर नहीं हो। लेकिन चलो एक बार ये भी मूर्खता कर लेते हैं। तो अभी ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी निकाली थी, इस बार उल्टा पूछा, हमको पूछा है कि बी के कंपैरिजन में ए की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तुम बताओ कि बी के कंपैरिजन में मतलब इस बार बी को रिलेटिव रोक देते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बस यहाँ भी वही यार, ये बताओ, है ना? यहाँ भी वही कि बताओ इस बार भी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, है ना? इस बार भी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तुम आराम से बताओ कि बी की वेलोसिटी 14, ए की वेलोसिटी 10, तो बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई 10 माइनस 14 मतलब -4, बस बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी -4 हो गई। तो तुम बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी -4 हो गई मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 4 होगी, और माइनस में तो डायरेक्शन इनके अपोजिट, ये दोनों आगे की ओर हैं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की ओर होगी। सही है ना? बस अब यहाँ भी टकराने में टाइम पूछा है तो यहाँ भी वही चीज कि मतलब बी को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में ए गाड़ी 4 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी पास आएगी और टकरा जाएगी। टकराने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है 100, तो टकराने में टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी 100/4 मतलब 25। ये तो ध्यान रखना, इस ये जो क्वेश्चन किया उससे पक्का पता चल गया कि हम ए के कंपैरिजन में बी का मोशन देखें या बी के कंपैरिजन में ए का देखें, आंसर वही आएगा। लेकिन थोड़ा सा सबक भी मिल गया, ये माइनस का थोड़ा चक्कर हो रहा है ना, ठीक है? तो ध्यान रखना हम इस माइनस की नौबत आने ही नहीं देंगे। तो इससे सबक मिल गया हमको, है ना? हमको सबक मिल गया कि कभी भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसे केस में हम कम के कंपैरिजन में ज्यादा का ही मोशन देखेंगे ताकि माइनस का चक्कर नहीं आए। ये वाली चीज की हम नौबत आने ही नहीं देंगे, ठीक है? आ गई तो निपट भी सकते हैं, ठीक है? ठीक है ना? चलो अब इसमें कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसको अब मेरे ख्याल से अब तो आसानी से बता सकते हो। तो इस बार भी ए और बी पार्टिकल है, ए की वेलोसिटी 10 आगे की ओर, बी की वेलोसिटी 6 पीछे की ओर। तो बस इस बार मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखो इस बार भी हमको ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना? तो बस बताओ ए के कंपैरिजन में हम्म, है तो तुम बताओ कि इस बार ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं या ए गाड़ी से बैठ कर देखते हैं,
तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि बताओ इस बार दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है और हमको पता है कि अगर दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे, है ना? पता होगा कि दोनों की वेलोसिटी इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो 10 और 6 को ऐड करेंगे तो 16, तो बस बोल सकते हैं कि इस बार ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 16 और डायरेक्शन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो तुम बताओ कि डायरेक्शन ऐसी पास बुलाने वाली होगी या दूर भगाने वाली? ये दूर भगाने वाली, साफ-साफ दिख रहा है। ये बताओ ए और बी दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना? है ना? साफ-साफ दिख रहा है कि ए और बी दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ए गाड़ी से बैठ कर देखें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी दूर भागती हुई अपीयर होगी। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 16 और डायरेक्शन दूर भगाने वाली ऐसी होगी। है ना? तो अपने तरीके से बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ये अपोजिट है, इसे रिलेटिव के लिए ऐड कर दिया तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 16 और डायरेक्शन दूर भगाने वाली मतलब इधर की ओर होगी, ये देख सकते हैं। ठीक, अब देखो हमको कई बार पूछता है कि शुरू में इनके बीच डिस्टेंस, शुरू में इनके बीच डिस्टेंस 100 मीटर तो शुरू में ही थी। तो हमको पूछा है कि 10, सबसे पहले हमको पूछा है कि दोनों गाड़ियां क्या टकराएंगी क्या? बिल्कुल नहीं टकराएंगी। साफ-साफ दिख रहा है कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी गाड़ी 16 की वेलोसिटी से दूर भागती एफटीआर होगी तो ए के कंपैरिजन में बी गाड़ी दूर भाग जाएगी, इससे टकराएंगे तो नहीं। ये लेकिन अब पूछा है कि 10 सेकंड में इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो वो भी निकाल सकते हैं। तुम आराम से बताओ कि शुरू में दोनों के बीच डिस्टेंस 100 मीटर तो शुरू में ही थी और बताओ ए के कंपैरिजन में बी 16 की रिलेटिव वेलोसिटी दूर भाग रहा है। तो 10 सेकंड में रिलेटिव डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, तो रिलेटिव वेलोसिटी 16 इंटू 10 10, तो 160 मीटर और दूर भाग जाएगा। तो बस आराम से बताओ कि शुरू में ही दोनों के बीच डिस्टेंस 100 मीटर तो शुरू में ही थी और 10 सेकंड में और कितना दूर भाग जाएगा? 160 मीटर और दूर भाग जाएगा। तो बताओ 10 सेकंड में इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? 100 प्लस 160 मतलब कितनी हो जाएगी? 260 मीटर। तो 10 सेकंड में इनके बीच टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 160 मतलब 260। तो इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक। सही है? अब कई लोग इसको उस तरीके से करते हैं, है ना? कई लोग ऐसे करते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में ऐड कर दो। है ना? तुम बताओ ए की वेलोसिटी 10 आगे की ओर है, उसको उल्टा करेंगे तो 10 पीछे की ओर होगी और इसको फिर बी में ऐड कर देंगे तब भी 10 और 6 16 पीछे की, उससे भी आंसर वही आता है। ठीक है? तुम उस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन मुझे ये डायरेक्ट मेथड ही सबसे सही लगता है, मैं उसी से ही करता हूँ। है ना? चलो, अब अगला केस ले रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल में तुम इज़िली कर लोगे। सेम वही केस ले रहा हूँ कि ए और बी ये 10 और 6 की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अभी ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी। इस बार उल्टा पूछा है, बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। बस तुम बताओ कि अब बी के कंपैरिजन में, नहीं तो बी के कंपैरिजन में मतलब बी को रिलेटिव रोक देते हैं या दूसरे शब्दों में बी गाड़ी से बैठ कर देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी वो देखना है। तो बस यहाँ भी वही, इस बार भी दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो तब ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 16 होगी। अब डायरेक्शन कैसी होगी? मतलब डायरेक्शन पास बुलाने वाली होगी या दूर भगाने वाली होगी वो देखना है। ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है। बताओ ए और बी दोनों गाड़ियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इससे बी से देखने पर ए गाड़ी दूर भागती अपीयर होगी। है ना? मतलब बोल सकते हैं, ये तो बोल सकते हैं कि ए के कंपेरि हम बोल सकते हैं कि बी के कंपैरिजन में ए की रिलेटिव वेलोसिटी दूर भगाने वाली होगी और कितनी होगी? 16। तो ये इजीली कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से हमने
ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना देख लिया। अब अगर कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, तो अब 1 सेकंड के अंदर-अंदर देखते हैं, हम कर सकते हैं। ध्यान रखना कि बहुत सारा कचरा फैला है, लेकिन कांसेप्ट हमने 2 ही पढ़े। फिर हमने कंसेप्ट बस 2 ही पढ़े कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव के लिए ऐड करेंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो ये सब हमने कर लिया, ठीक है? ठीक है, और मेरे ख्याल से अब ऐसे चिरकुट क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम चीज़ों को डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ जाता हूँ। या तो तुम मान के चलना कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ थी वो तो तुमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालना देखा ना, तो तुम आराम से बताओ कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना देखा, एग्ज़ैक्टली वैसे ही अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। सेम वही मेथड लगेगा। है तो ध्यान रखना कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी देखी, एग्ज़ैक्टली वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फालतू के छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल और वो करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ठीक है? देखो, इस बार मान लेते हैं कि 2 पार्टिकल हैं ए और बी। ये जो पार्टिकल ए है, इसका एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर मान लेते हैं, और जो बी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर मान लेते हैं। बस हमको देखना है कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि ए की सॉरी, आराम से बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी का एक्सेलरेशन देखना है, तो बताओ ए के कंपैरिजन में बी का एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए। इतनी तो इंग्लिश आती होगी ना? तो ये ध्यान रखना कि ए के कंपैरिजन में बी का एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए। इसको कोड वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना? तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का था, वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन हम साथ में ये भी समझते हैं कि फॉर्मूला तो दिखावे का है, हम समझते हैं कि जो फॉर्मूला है वो तो शो पीस का है, मतलब दिखाने का है। हम तो, है ना, हम तो ये क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तब भी वही तरीका लगाएंगे, है तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला दिखावे का यूज नहीं करेंगे। हमको तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना हो तब भी वही तरीका लगाएंगे कि अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो सबट्रैक्ट करेंगे, और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए ऐड करेंगे, और डायरेक्शन अलग से एडजस्ट करते हैं। तो चलो, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के फटाफट एग्जांपल किए थे, वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के भी फटाफट कर सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल से तुम खुद बता सकते हो, देख लेना। तो इस बार हमको दे रखा है कि ए और बी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ए की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आगे, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ए का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की ओर, और बी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की ओर है। तो बस हमको पूछा है कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, वो देखना है। बस कर सकते हैं ना, हमको पता है कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिव रोक देते हैं, या दूसरे शब्दों में ए गाड़ी से बैठ कर देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। बस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना? तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है ना? हमको पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट बताओ कि इस ए का एक्सेलरेशन 2, बी का एक्सेलरेशन 5, तो ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 5 माइनस 2 मतलब 3। बस हम बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? प्लस 3 मतलब 3 आगे की ओर ही होगा, ठीक है ना? तो इजीली कर सकते हैं। कोई बी के कंपैरिजन में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछे तो ऑब्वियसली -3, लेकिन हम माइनस की नौबत आने ही नहीं देंगे, है ना? हमने कसम खा रखी है कि अगर कभी भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तब तो हम कम के कंपैरिजन में ज्यादा का ही मोशन देखेंगे, ताकि माइनस की बीमारी आए ही नहीं, ठीक? चलो, अगला केस जरा उसको भी देख लेना। तो इस बार भी ए और बी पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन 2 आगे की ओर और इसका 5 पीछे की ओर है।
बस हमको देखना है कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि ए के कंपैरिजन में तो ए को रिलेटिव रोक देते हैं, उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है। बस तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस बार दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। बताओ ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 5 + 2 मतलब 7 है, तो ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 7 हो गई। अब हमको डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, तुम बताओ कि डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी पास बुलाने वाली या दूर भगाने वाली? पास बुलाने वाली होगी। ठीक है, तो साफ-साफ देख सकते हैं कि बताओ इन दोनों के एक्सेलरेशन पास आने वाली है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के पास ही आ रहे हैं। है ना? चित्र साफ-साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन पास बुलाने वाला होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 7। तो इस टाइप से इजीली कर सकते हैं, ठीक है? या किसी को ये कोई दृढ़ बुद्धि हो तो तुम चाहो तो किताबी तरीके से भी कर सकते हो कि ए की कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके बी में ऐड कर दो। तो ए का एक्सेलरेशन 2 आगे की ओर है, उसको उल्टा करेंगे तो 2 पीछे की ओर आएगा और फिर इसको बी में ऐड कर देंगे तो 7 पीछे की ओर, इससे भी हो जाता है। लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट ही करेंगे, डायरेक्ट मेथड ही सबसे ईज़ी होता है। ठीक। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना कंप्लीटली देख लिया, ठीक है? और अब हम डायरेक्ट ही करेंगे, ये सब देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। वही हमने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन पूरा देख लिया। बस अब हम रिलेटिव मोशन की काइनेमेटिक्स देख सकते हैं, है ना? तो वही कि अब हम रिलेटिव मोशन की काइनेमेटिक्स देख सकते हैं, तो बस तुम मान के चलना कि काइनेमेटिक्स में हमने जितने भी कांसेप्ट पढ़े, सारे के सारे कांसेप्ट रिलेटिव मोशन के लिए हम लगा सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो देखो काइनेमेटिक्स में सबसे पहला कांसेप्ट पढ़ा था हमने वेलोसिटी, है ना? काइनेमेटिक्स में सबसे पहला कांसेप्ट पढ़ा था हमने वेलोसिटी और हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ds बाय dt या फिर दूसरे शब्दों में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब dr वेक्टर बाय dt ये बोलते थे। तो बस वैसे ही अब हम रिलेटिव वेलोसिटी भी देख सकते हैं ना, तो तुम आराम से बताओ कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ds रिलेटिव बाय dt, या इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन मतलब dr रिलेटिव बाय dt बोल सकते हैं। या तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ds रिलेटिव बाय dt या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन मतलब dr रिलेटिव बाय dt, है ना? मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। उसके बाद अगली चीज हमने पढ़ी थी एक्सेलरेशन, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाय dt। तो तुम आराम से बताओ कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मतलब dv रिलेटिव बाय dt ये होगा। सही है ना? अब हमने चेन रिलेशन पढ़ा था। ये तो हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी और वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ भी वही होगा कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर रिलेटिव एक्सेलरेशन। और अगर हमको उल्टा चलना हो तो फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी और वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे यहाँ भी वही कि रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव पोजीशन आ जाएगी। तो ये सब लगा सकते हैं। उसके बाद तुमको याद होगा कि उसके बाद काइनेमेटिक्स में हमने 2 स्पेशल केस पढ़े थे।
है ना, याद होगा कि उसके बाद काइनेमेटिक्स में हमने 2 स्पेशल केस पढ़े थे, है ना? पहले स्पेशल केस में माना था कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये तो हमने पढ़ा था कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और दूसरा स्पेशल केस पढ़ा था कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बस ये 2 स्पेशल केस रिलेटिव मोशन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। तो फर्स्ट स्पेशल केस में हमने माना था कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे यही चीज रिलेटिव मोशन के लिए भी कर सकते हैं। तो बस हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वैसे हम बोल सकते हैं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड की जगह रिलेटिव डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड ऐसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा स्पेशल केस देखना। तो दूसरे स्पेशल केस में माना था कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बस जैसे यही चीज हम रिलेटिव मोशन में भी कर सकते हैं। तो बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे। वैसे ही अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम रिलेटिव मोशन की भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रिलेटिव मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, v रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। वैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस रिलेटिव मोशन की सेकेंड इक्वेशन s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो रिलेटिव मोशन की थर्ड इक्वेशन v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव। और हमको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 3 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन 2 छुपी इक्वेशन होती हैं, वो भी रिलेटिव के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एक छुपी इक्वेशन थी हमारे पास s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो रिलेटिव मोशन में क्या बन जाएगी, s रिलेटिव इक्वल टू v रिलेटिव प्लस u रिलेटिव बाई टू इंटू टी। और दूसरी छुपी इक्वेशन थी s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रिलेटिव मोशन के लिए s रिलेटिव इक्वल टू v रिलेटिव t माइनस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। तो बस 10 बातों की एक ही बात ध्यान रखना कि काइनेमेटिक्स में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े वो सारे के सारे रिलेटिव मोशन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन के देख लिए। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ा था हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ये पेन में क्या हो रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक, तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे मेन कंसेप्ट ये पढ़ा था कि अगर पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यही चीज रिलेटिव मोशन के लिए भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल पर लगने वाला रिलेटिव एक्सेलरेशन ये रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेलोसिटी टेढ़ा और कंप्लीटली कांस्टेंट हो तो पाथ पैराबोलिक। वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन ये रिलेटिव वेलोसिटी टेढ़ा हो और कंप्लीटली कांस्टेंट हो तो उसका रिलेटिव पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, तो कहने की एक ही मतलब है कि काइनेमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे सारे के सारे कंसेप्ट और रिलेटिव मोशन में लगा सकते हैं। तो हमने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, बस अब हम क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो रिलेटिव मोशन के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल करेंगे उससे तुमको रिलेटिव मोशन का एक्चुअल जादू पता चलेगा। ठीक है, तो तुमको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन एक्चुअल मोशन से बहुत टफ होते हैं लेकिन रिलेटिव मोशन से बहुत इजी हो जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने इस पेज पे लिख दी है। वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। ठीक है? देखो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई टावर है जिसकी हाइट 200 मीटर है। अब टावर के बॉटम से किसी बॉल ए को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया है और उसी इंस्टेंट पर टॉप पॉइंट से किसी दूसरी बॉल बी को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो किया है। तो देखो ये बॉल भी मूव करेगी और ये बॉल भी मूव करेगी। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉल टकरा जाएगी वो देखना है ना? और उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है कि दोनों बॉल जमीन से एक्चुअली कितनी हाइट पर टकराएंगी वो देखना। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको दे रखा है कि 200 हाइट का कोई टावर है, इधर से किसी बॉल को 30 की वेलोसिटी से ऊपर की ओर और उसी इंस्टेंट पर इधर से किसी बॉल को 20 की वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो किया है ना? तो कितने टाइम के बाद दोनों बॉल टकराएंगी वो देखना है ना? तो चलो पहले इन दोनों बॉल का एक्चुअल मोशन देख लेते हैं, है ना? पहले दोनों बॉल का एक्चुअल मोशन देख लेते हैं। तो बताओ इस बॉल की एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी 30 ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन देखना है। तो एक्सेलरेशन के लिए वही घिसा-पिटा कांसेप्ट कि एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल फ्रीली मूव करेगी। तो इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। और बी बॉल के बारे में भी वही देख सकते हैं कि बी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो 20 नीचे की ओर है लेकिन इसमें भी वही कि एक बार ये बॉल भी हाथ से छूट गई उसके बाद फ्रीली मूव करेगी। तो इस पर भी एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर। ये तो दोनों बॉल का एक्चुअल मोशन देख लिया। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी 30 ऊपर की ओर और इसकी 20 नीचे की ओर और दोनों का एक्चुअल एक्सेलरेशन तो g होगा क्योंकि पता है कि छूट गई उसके बाद दोनों बॉल फ्रीली मूव करेंगी। तो तब दोनों बॉल पर एक्चुअल फोर्स mg तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। तो ये तो दोनों बॉल का एक्चुअल मोशन देख लिया। बस अब हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉल टकरा जाएँगी वो देखना है। बस तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी दोनों बॉल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रही हैं बताओ। इन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है ना? तो दिख रहा है ना? साफ-साफ देख सकते हैं कि इस बार भी दोनों बॉल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रही हैं। तो बताओ दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सिंपली एक के कंपैरिज़न में दूसरे का रिलेटिव मोशन लगाएँगे। ये तो देख सकते हो, ये दोनों बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव कर रहे हैं। दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक को रिलेटिवली रोक देंगे और उसके कंपैरिज़न में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो देखो इस बार हम चाहें तो ए के कंपैरिज़न में बी का भी मोशन देख सकते हो या चाहो तो बी के कंपैरिज़न में ए का भी देख सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है? कोई भी देख सकते हो। चलो आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि ए के कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं, है ना? वही ए के कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं मतलब ए के कंपैरिज़न में सॉरी बताना भूल गया, है ना? वही हम ए के कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं। तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिज़न में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं, है ना? वही कि ए के कंपैरिज़न में मतलब ए को रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव मोशन देखेंगे मतलब ए के कंपैरिज़न में बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे और रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हमको ए के कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है ना? तो साफ-साफ देख सकते हैं कितना आएगा 0। ये तुम खुद बताओ कि ए का एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर है और बी का एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर है, दिख रहा है ना? ये बोल सकते हैं। ए का एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर, बी का एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर। तो बताओ ए के कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? जी माइनस जी मतलब 0 लेकिन आगे डायरेक्ट आना चाहिए कि ए का एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर, बी का एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर। तो ए के कंपैरिज़न में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस जी मतलब 0। तो हम बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिज़न में
बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब ए के कंपैरिजन में बी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तो तुम देखते बताओ कि ए की इनिशियल वेलोसिटी 30 ऊपर की ओर और बी की इनिशियल वेलोसिटी 20 नीचे की ओर। तो बताओ दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इससे रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो तुम बताओ कि ए की कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी हो गई 50 और डायरेक्शन बताओ पास बुलाने वाली हो गया दूर भगाने वाली पास बुलाने वाली। तुम खुद बताओ कि ए और बी दोनों बॉल रिलेटिवली एक दूसरे के पास ही आ रही है ना, दिख रहा होगा तुमको कि ए और बी दोनों बॉल एक दूसरे के पास आ रही हैं। मतलब ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी पास बुलाने वाली होगी और वैल्यू कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। तो बस अभी हमने ए के कंपैरिजन में, तो बच्चों देख लो तो अभी हमने ए की कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया। अब हम इस रिलेटिव मोशन को लॉजिकली स्टडी करेंगे, है ना। तो तुम देखते बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है और बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। तुम खुद बताओ सॉरी, ये तुम खुद बताओ कि अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वैसे इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। या तो हम कह सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है और बताओ, ये बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी 50 है तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी 50 रहेगी, है ना। मतलब ये मतलब हम बोल सकते हैं कि एक को ये हम बोल सकते हैं कि एक को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में जो बी है वो 50 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पास आएगा और उससे टकरा जाएगा, या तो हम ये बोल सकते हैं ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी 50 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से पास आएगा और फिर इससे टकरा जाएगा। और बताओ टकराने में इस बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है 200 मीटर। बताओ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, तुम बताओ कि एक्चुअली तो ये बीच में ही कहीं टकरा जाएंगे ना। तो ध्यान रखना कि टकराने में इस बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा लेकिन टकराने में इस बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 200 मीटर। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी तो 50 कांस्टेंट होगी और टकराने में इस बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है 200 मीटर। तो टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो वैसे तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि बताओ इस बार रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैंने अभी बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो टाइम इक्वल टू सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब टकराने में टाइम कितना लगेगा सिंपली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी। दोस्तों तुम आराम से बताओ कि टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है 200 मीटर और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 50। तो टकराने में टाइम कितना लगेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 200 अपन रिलेटिव वेलोसिटी 50। तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 सेकेंड या चाहो तो 1.5 क्षणों के टाइप से लिख भी सकते हो। ये बताओ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। बस यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 200 रिलेटिव वेलोसिटी 50 इनटू टाइम निकालना है। तो इससे भी वही 4 सेकेंड, ये तुम समझते हो ठीक है ना। तो बस टकराने में टाइम तो आ गया, ये तो हम बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 50 और टकराने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है 200। तो बी को ए से टकराने में टाइम कितना लगेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी मतलब 4 सेकेंड। तो ये पहले पार्ट का तो आंसर आ गया कि दोनों कितने टाइम में टकरा जाएंगे 4 सेकेंड के अंदर अंदर दोनों टकरा जाएंगे। अब तुम सोच के बताओ कि इसी क्वेश्चन को अगर एक्चुअल मोशन से करते तो कितना लेंदी हो जाता। ठीक है ना, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी है। एक्चुअल मोशन से कितना लेंदी हो रहा था लेकिन रिलेटिव मोशन से इजीली हो गया। तो ये रिलेटिव मोशन का मैजिक है
कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हो तो एक को रिलेटिवली रोक दो और उसके कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। एक्चुअल मोशन में हमको दो-दो का मोशन देखना पड़ता था, लेकिन रिलेटिव मोशन में केवल एक का ही मोशन देखना होता है। एनीवे तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया कि दोनों बॉल कितने टाइम में टकरा जाएँगी, ये तो हमको पता चल गया कि दोनों बॉल कितने टाइम में टकराएँगी 4 सेकंड में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पूछा है कि दोनों बॉल एक्चुअली कितनी हाइट पर टकराएँगे वो देखना है। तो तुम बताओ कि क्या ये बॉल ये तुम बताओ क्या ये दोनों बॉल्स यहाँ टकराएँगी क्या? नहीं टकराएँगी बताओ। ये कोई एक्चुअल मोशन थोड़ी है ना हमको पता है कि ये कोई एक्चुअल मोशन थोड़ी है, तो रिलेटिव मोशन है। हमको पता है ये एक्चुअल नहीं है तो रिलेटिव मोशन है। तुम बताओ कि एक्चुअली तो ये बॉल ए भी मूव कर रही है और बॉल बी भी मूव कर रही है, तो एक्चुअली तो दोनों बीच में टकराएँगे। तो बस हमको देखना है कि ये दोनों बॉल एक्चुअली कितनी हाइट पर टकराएँगी वो देखना है। तो बस ध्यान रखना तुम, है ना? तुम ध्यान रखना कि अगर पूछे कि दोनों बॉल एक्चुअली कितनी हाइट पे टकराएँगे वो पूछे, तो उसके लिए हम एक्चुअल मोशन पे आ जाते हैं। वही गिरगिट की तरह रंग बदलना इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। कि हमको पूछा है कि दोनों बॉल एक्चुअली कितनी हाइट पे टकराएँगी वो पूछा है तो उसके लिए हम एक्चुअल मोशन पे आ जाते हैं। तो बस तुम आराम से बताओ कि दोनों बॉल सॉरी आराम से बताओ कि दोनों बॉल 4 सेकंड के बाद टकराएँगी। बस 4 सेकंड में ए का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टकराने वाले पॉइंट की ग्राउंड से हाइट होगी और 4 सेकंड में बी का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टकराने वाले पॉइंट की टॉप से डिस्टेंस आ जाएगी। है तो ये ध्यान रखना है। ये दोनों 4 सेकंड में टकरा रहे हैं। 4 सेकंड में ए का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टकराने वाले पॉइंट की ज़मीन से हाइट आएगी और 4 सेकंड में बी का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टकराने वाले पॉइंट की टॉप पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है? है ना? तो चलो हम ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो बस ये स्मार्टनेस है यार। ये दोनों एक्चुअल की दोनों एक्चुअली कितनी हाइट पे टकराएँगे ये पूछे तो उसके लिए एक्चुअल मोशन पे आ जाएँगे। चलो ए का एक्चुअल मोशन देखते हैं। तो बस तुम आराम से बताओ कि ए की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है 30 ऊपर की ओर और इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है जी नीचे की ओर। बस 4 सेकंड में ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है ना? तो बस 4 सेकंड में ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। बस ए के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो ए के एक्चुअल मोशन की सेकंड इक्वेशन मतलब 4 सेकंड में ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक्चुअल मोशन के लगा देते हैं। बस 4 सेकंड में ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है इक्वल टू u, तो u ए की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है 30 ऊपर की ओर इसे प्लस 30 टकराने में टाइम 4 प्लस हाफ ए इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर है, ऊपर को पॉजिटिव माना है तो नीचे को नेगेटिव मतलब -10 इंटू टकराने में टाइम कितना लग रहा है 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये सॉल्व करोगे तो आई थिंक 40 मीटर ही आएगा, है ना? वही कितना 120 माइनस 80 मतलब 40 मीटर। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि दोनों बॉल 4 सेकंड में टकराएंगी और बताओ 4 सेकंड में, है ना? बताओ 4 सेकंड में ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40 मीटर। और तुम देखते ही बताओ कि 4 सेकंड में ए का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है मतलब टकराने वाले पॉइंट की जमीन से हाइट कितनी होगी 40 मीटर। बस तुम बताओ कि टकराने वाले पॉइंट की जमीन से हाइट 40 मीटर है तो टावर के टॉप से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 माइनस 40 मतलब कितना हो गया 160 इतना आ गया। इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में स्किल होती है यार, ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में स्किल होती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि टकराने में टाइम निकालने के लिए तो रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे, है ना? स्किल ये होती है कि कितने टाइम में टकराएंगे ये पूछे ना, तो टकराने में टाइम निकालना हो तो रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे और फिर पूछे कि एक्चुअली कितनी हाइट पे टकराएंगे तो उसके लिए फिर एक्चुअल मोशन पे आ जाएंगे। सही है ना? तो ये एक स्किल होती है। हाँ बच्चों, अब इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं और अब मेरे ख्याल से तुम बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, फिर अगला जो टफ क्वेश्चन है वो तुमको करना है। ठीक है? तो देख लेना। इसमें पहले क्वेश्चन बताया था, बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक है? पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि ए और बी दो पार्टिकल हैं। शुरू में इनके बीच डिस्टेंस 68 मीटर है
अब दोनों मूव कर रहे हैं, तो ए की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आगे की ओर और ये रिटार्ड हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन अपोजिंग है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड पीछे की ओर और इसका एक्सेलरेशन भी 5 पीछे की ओर है, ठीक। तो इस टाइप से दोनों मूव कर रहे हैं। तो बस सबसे पहले हमको देखना है ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे या नहीं टकराएंगे वो देखना है। और फिर पूछा है कि अगर ये दोनों टकराएंगे तो कितने टाइम के बाद टकराएंगे, और फिर आगे पूछा है कि ये दोनों एक्चुअली कितने डिस्टेंस पर टकराएंगे वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त हमको दे रखा है कि दोनों पार्टिकल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे वो देखना है। तो बस साफ साफ दिख रहा होगा कि इस बार भी दोनों पार्टिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी और अलग-अलग एक्सेलरेशन भी है। बस इस बार भी दोनों पार्टिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो हम चाहें तो ए के कंपैरिजन में बी का मोशन भी देख सकते हो, या चाहो तो बी के कंपैरिजन में ए का भी आंसर बिंदास हो ही आएगा। ठीक है, लेकिन तुम बताओ कि इनकी वेलोसिटी तो अपोजिट डायरेक्शन में, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन कम है और इसका ज्यादा है। कम के कंपैरिजन में ज्यादा का मोशन देखना आसान होता है। इससे आसानी के लिए हम ए के कंपैरिजन में बी का मोशन देखेंगे। सही है ना? बस बताओ, है ना? आसानी के लिए हम ए के कंपैरिजन में बी का मोशन देखेंगे। तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में मतलब ए पार्टिकल को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखना है। तो ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलो पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना? तो तुम देखते ही बताओ कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर्मूले को तो कष्ट देने की जरूरत नहीं है ना, बोल सकते हैं कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव के लिए घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट बताओ कि इस ए का एक्सेलरेशन 1, बी का एक्सेलरेशन 5, तो ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 5 माइनस 1 मतलब 4, और प्लस 4 मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनके अलोंग ही होगी। ये दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लिया। अब रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तो देखते ही बताओ, है ना, ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो बताओ ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो कितनी होगी, 30। अब डायरेक्शन देखनी है, तो तुम देखते बताओ कि डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी पास बुलाने वाली होगी या दूर भगाने वाली, पास बुलाने वाली। तुम देखते बताओ कि वेलोसिटी के कारण दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, अभी एक्सेलरेशन को मत देखना, केवल वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी के कारण दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ए गाड़ी से बैठ के देखें तो बी की वेलोसिटी पास आती अपीयर होगी, मतलब ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी पास बुलाने वाली होगी और वैल्यू 30 होगी, ठीक है। बस आराम से बताओ, ए के कंपैरिजन में बी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया। अब हम रिलेटिव मोशन को स्टडी कर सकते हैं, है ना? तो हम कंफर्म, है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि ए को हम पक्का बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी होगी, 30, और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 3। तो देखते ही बताओ कि इस बार जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी के सपोर्टिंग है या अपोजिंग, सपोर्टिंग है ना? साफ-साफ दिख रहा है। ये साफ-साफ दिख रहा है कि इस बार जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी के सपोर्टिंग है, और बस रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के सपोर्टिंग है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी। तो शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी 30 है, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी, इस टाइप से होगा, है ना?
बस अब हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी बढ़ती हुई रिलेटिव वेलोसिटी से पास आएगा और फिर इससे टकरा जाएगा, है ना? बोल सकते हैं। ए के कंपैरिजन में बी बढ़ती हुई रिलेटिव वेलोसिटी पास आएगा और टकरा जाएगा, और टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है? 68 मीटर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, बताओ, एक्चुअली तो दोनों बीच में ही टकरा जाएँगे ना, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, लेकिन टकराने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 68 मीटर ट्रैवल करना होगा, तो टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो ध्यान रखना कि जो पिछला केस था उसमें रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इससे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाया था, लेकिन इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी। तो बस टकराने में टाइम निकालना है, तो उसके लिए आराम से बताओ कि बी की यहाँ से यहाँ तक की रिलेटिव मोशन के लिए बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी? सेकंड इक्वेशन। बस बी के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। सबकी डायरेक्शन पीछे की ओर है, इससे पीछे वाली डायरेक्शन कोई पॉजिटिव और अंडरस्टूड होना चाहिए। तो बस आराम से बताओ कि बी को यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कितना ट्रैवल करना है? 68 इक्वल टू यू रिलेटिव कितना है? 30 इंटू टी निकालना है, हाफ ए रिलेटिव कितना है? 4 इंटू टी स्क्वायर निकालना है। अब इसको आगे तुम खुद सॉल्व कर लेना, मेरे पास इतना सारा कचरा करने का टाइम नहीं है, तुम खुद सॉल्व कर लेना। तो ये सॉल्व करोगे तो टी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इसका वैलिड सॉल्यूशन t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, है ना? इस बार मैं कैलकुलेशन पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो वही क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जमाएंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो t का वैलिड सॉल्यूशन t इक्वल 2 सेकेंड आएगा। मतलब ये दोनों पार्टिकल कितने टाइम में टकरा जाएंगे? 2 सेकेंड में टकरा जाएंगे। देखा, ये फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब देखो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि दोनों एक्चुअली कहाँ टकराएंगे, बताओ, क्या एक्चुअली यहाँ टकराएंगे क्या? नहीं यार, ये कोई एक्चुअल मोशन थोड़ी है, तो रिलेटिव मोशन है। एक्चुअली तो ये दोनों बीच में ही कहीं टकरा जाएंगे ना, बस हमको देखना है कि दोनों एक्चुअली कहाँ टकराएंगे वो देखना है। बस दोनों एक्चुअली कहाँ टकराएंगे वो पूछे, तो बस अब हम गिरगिट के टाइप से एक्चुअल मोशन पे आ जाएंगे। ध्यान रखना कि एक्चुअली कहाँ टकराएंगे, उसके लिए हम एक्चुअल मोशन पे आ जाएंगे, है ना? और तुम बताओ कि दोनों 2 सेकंड में टकरा रहे हैं, तो 2 सेकंड में बी का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टकराने वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस होगी, और 2 सेकंड में ए का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टकराने वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस होगी। चलो बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। 2 सेकंड में टकरा रहे हैं, 2 सेकंड में बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बस अब एक्चुअल मोशन पे आ जाते हैं। तो बताओ बी की एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी 20 और इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन 5, तो 2 सेकंड में बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक्चुअल मोशन के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इक्वल टू सबकी डायरेक्शन पीछे की ओर है, इसलिए इसमें भी पीछे को पॉजिटिव माना है, तो u इसकी एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी 20, टकराने में टाइम 2 प्लस हाफ, एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है? 5 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सेकेंड में बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? ये 50 मीटर है। तो बस हम बोल सकते हैं कि 2 सेकेंड में टकराएंगे, और 2 सेकेंड में इस बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50 मीटर। और बताओ इतने टाइम में बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर हो गया, मतलब टकराने वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस 50 होगी, तो टोटल डिस्टेंस 68 है, उसमें ये 50 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 68 माइनस 50 मतलब कितनी हो गई? 18। बस दोनों एक्चुअली यहाँ टकराएंगे, मतलब इससे 50 और इससे 18 मीटर डिस्टेंस यहाँ टकराएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही स्किल है यार कि कितने टाइम के बाद टकराएंगे उसको रिलेटिव मोशन से, और एक्चुअली कहाँ टकराएंगे उसके लिए हम एक्चुअल मोशन पे आ जाते हैं। यही स्किल है इसकी। हाँ बच्चों, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तुमको करना है। क्वेश्चन सुन लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि ए और बी दो पार्टिकल हैं, इनके बीच इनिशियल डिस्टेंस x है। अब दोनों मूव कर रहे हैं। ए की इनिशियल वेलोसिटी 10 पीछे की ओर और इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की ओर। बी की इनिशियल वेलोसिटी तो 15 पीछे की ओर है, लेकिन एक्सेलरेशन 1 आगे की ओर है। बस हमको पूछा है कि इन दोनों के बीच इनिशियल डिस्टेंस x कितनी हो ताकि दोनों पार्टिकल टकराने से बच जाएं।
तो ये पूछा है कि दोनों के बीच इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो ताकि दोनों पार्टिकल टकराने से बच जाएँ। तो इसको 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ कर देना और इसको ट्राई करना। चलो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिंसियर है उसने कर लिया होगा, देख लेना, मैं एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ। नहीं तो वही हमको दे रखा है कि ए और बी ऐसे कॉम्प्लिकेट मूव कर रहे हैं। इनिशियल डिस्टेंस एक्स कितनी हो ताकि दोनों टकराने से बच जाएँ वो देखना है हमको, है ना? तो बस यहाँ भी तुम देखते ही बताओ, इस बार भी ए और बी दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ भी वही, ए और बी दोनों कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव कर रहे हैं, दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली एक के कंपैरिजन में दूसरे का मोशन देखेंगे। तो चाहे तो ए के कंपैरिजन में बी का मोशन भी देख सकते हैं, चाहे तो बी के कंपैरिजन में ए का भी। हमको पता है कि आंसर तो वही आएगा, लेकिन तुम बताओ कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इससे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम और इसकी ज़्यादा, कम के कंपैरिजन में ज़्यादा का मोशन देखना आसान होता है। इसलिए आसानी के लिए हम ए के कंपैरिजन में बी का मोशन देखेंगे। तुम्हारी श्रद्धा हो तो बी के कंपैरिजन में ए का देखोगे तब भी आंसर वही आएगा। एक आधा शब्द ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना? बस आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं। तो बस तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में, तो बताओ ए के कंपैरिजन में मतलब ए को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखना है। तो ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे और रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलो, पहले हम रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि इन दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। दिख रहा है ना? मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इसे रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो बताओ ए के कंपैरिजन में बी के रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कितनी होगी, 2। डायरेक्शन देखनी है, ठीक है? अभी वेलोसिटी को मत देखना, एक्सेलरेशन को ही देखना। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है, सॉरी क्या लिख दिया है, ठीक, तो बताओ कि इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है और बी का एक्सेलरेशन इधर की ओर है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन एक दूसरे से दूर भाग रहा है ना? तो एक इसका एक्सेलरेशन इधर और इसका इधर, दोनों का एक्सेलरेशन एक दूसरे से दूर भाग रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 2 होगी और डायरेक्शन दूर भगाने वाली है, तो ये निकाल लिया। ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 और डायरेक्शन दूर भगाने वाली मतलब इस टाइप की होगी। कोई मूर्ख ये तो नहीं बोल देगा ना ये तो पास बुलाने वाली होती है। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लिया। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तो तुम बताओ कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और हमको पता है कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए सबट्रैक्ट करेंगे। बस आराम से बताओ कि इस ए की वेलोसिटी 10, बी की वेलोसिटी 15, तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 15 माइनस 10 मतलब 5 और प्लस 5 मतलब 5 इसी डायरेक्शन में होगा। इन दोनों की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी भी लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी और कितनी होगी बताओ, 5 ये होगी। बस आराम से बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया और रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली। बस अब हम इस रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे, है ना? बस हम पक्का, है ना? तो हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ ए को रिलेटिवली रोक दें सॉरी, इसको मिटा देता हूँ। नहीं तो हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि ए को ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी होगी 5 और रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 और देखते ही बताओ कि इस बार जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के सपोर्टिंग है या अपोजिंग? बताओ इस बार अपोजिंग है ना? हम कह सकते हैं ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 5 और रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 होगा, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिंग है। और बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिंग है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। तो बताओ शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी 5 है फिर रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी, फिर और घटेगी, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी घटती जाएगी। और तुम बताओ है ना?
तुम बताओ कि यहाँ पहुँचते-पहुँचते अगर इसकी थोड़ी-सी भी रिलेटिव वेलोसिटी बची, तब तो A के रिस्पेक्ट में B टकरा जाएगा। लेकिन टकराने से हमको बचाना है, तो टकराने से बचाने के लिए क्या होना चाहिए? इस A तक पहुँचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। और बताओ, इस A तक पहुँचने के जस्ट पहले अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब ये रिलेटिवली पलट करके पीछे चला जाएगा, मतलब टकराने से बच जाएगा। है, तो ये ध्यान रखना है। है ना? इस चीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिज़न में बी की रिलेटिव वेलोसिटी तो 5 और रिलेटिव एक्सीलरेशन 2, साफ-साफ दिख रहा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोज़िंग है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। मतलब बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिज़न में बी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 5 होगी, फिर अपोज़िंग एक्सेलरेशन के कारण रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी और घटेगी। और तुम बताओ कि यहाँ पहुँचते-पहुँचते अगर थोड़ी-सी भी रिलेटिव वेलोसिटी बची, तब तो A के कंपैरिज़न में B टकरा जाएगा, लेकिन हमको टकराने से जस्ट बचाना है, तो उसके लिए यहाँ तक पहुँचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो बताओ, टकराने के जस्ट पहले अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब ये रिलेटिवली पलट करके पीछे आएगा, मतलब टकराने से बच जाएगा। तो बस टकराने से बचने का यही कांसेप्ट है कि टकराने से बचने के लिए यहाँ पहुँचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, तो टकराने से बच जाएगा। बस है ना? बस अब हमको देखना है कि टकराने से बचने के लिए दोनों के बीच डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस x कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि B के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए बेस्ट इक्वेशन कौन-सी रहेगी? बताओ, थर्ड इक्वेशन बताओ। इस बार टाइम का कोई ज़िक्र नहीं है। नहीं, पिछले क्वेश्चन में तो टाइम पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम का कोई ज़िक्र नहीं है और चमका करके बताया था कि टाइम का कोई ज़िक्र नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो बस B के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, मतलब v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव ये। और ज्यादातर चीजें पीछे की ओर हैं, इससे आसानी के लिए पीछे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बस वैल्यू रखते हैं। तो बताओ, पहले v रिलेटिव तो हमको पता है कि टकराने से जस्ट बचने के लिए यहाँ पहुंचते-पहुंचते इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, इक्वल टू u रिलेटिव। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 है, लेकिन अपोजिंग है इससे -2। और s रिलेटिव तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो 4x इक्वल 25, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 25/4, है ना? मतलब टकराने से जस्ट बचने के लिए इनकी इनिशियल डिस्टेंस 25/4 होनी चाहिए, ठीक। अब हम थोड़ा-सा आगे भी बुद्धि लगा सकते हैं, है ना? तो चलो तुम सोच के बताओ, है ना? तुम सोच के बताओ कि दोनों के बीच, है ना? सोच के बताओ कि दोनों के बीच डिस्टेंस अगर एग्ज़ैक्टली 25/4 हुई, है ना? दोनों की डिस्टेंस एग्ज़ैक्टली 25/4 हुई, तब तो ये टकराने से जस्ट बच जाएँगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि टकराने से बाल-बाल बच जाएँगे। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि ये टकराने से अच्छे से बच जाएँ, तो उसके लिए दोनों की भी डिस्टेंस 25/2 से भी ज़्यादा रखेंगे तो अच्छे से बच जाएँगे। तो इसका परफेक्ट आंसर ये है कि टकराने से बचाना है, तो उसके लिए x की वैल्यू 25/4 से ज़्यादा होनी चाहिए। कर लोगे? तो ये बस यहीं तक मुझे कराना था, तो इसको अच्छे से ढंग से रिवाइज़ कर लेना, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसमें जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसको खुद करके देख लेना। और ये अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया, तो अब रिलेटिव मोशन में आगे कुछ है ही नहीं, आगे टाइम पास ही है, ठीक? हाँ, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना।